घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की 36.94 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया। इस वक्त की बड़ी खबर, गायत्री और उसके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों के 57 बैंक खातों में जमा लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए भी सीज किए गए। ईडी ने गायत्री की कुल 60 संपत्तियों को जब्त किया है। इसके साथ ही ईडी ने खनन घोटाले में पीएमएलए की विशेष अदालत में गायत्री के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया। ईडी के आरोप पत्र में गायत्री द्वारा उनके परिजनों और अन्य व्यक्तियों की कंपनियों में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगाए गए। चलिए बात अब कोरोना की। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों का सुझाव जरूरी है। एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है और शासन व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है। लोग लापरवाह दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइट कर्फ्यू की वकालत करते हुए कहा कि इसकी जगह हमें कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे लोगों में संदेश जाएगा। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हुए कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों का 100% यानी 100% वैक्सीनेशन करने का प्रयास किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल टीका उत्सव मना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के, लेकिन मैंने पहले कहा अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम। 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बार बारिश आ रहा है, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चलता। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा। तो प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगाने और चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए संसाधनों में किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए अभी से कमर कस ली है। प्रदेश में सरकारी निजी अस्पतालों के संग विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों में 278 आईसीयू बेडों को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में उपयोग होने वाली सभी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वहीं कोरोना महामारी पहले से भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 1.25 लाख पार कर चुका है। 1,26,000 से ज्यादा केस एक दिन में मिले हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सारे इंतजाम फिसड्डी साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना लोग सुधर रहे हैं और ना कहीं इंतजाम भी ना काफी लग रहे हैं। हालत यह है कि अब लॉकडाउन की टिक टिक शुरू हो गई है। फिर से अस्पताल फुल हैं और संक्रमण फैलता जा रहा है। यूपी समेत देश भर में अब नाइट कर्फ्यू का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
जो धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। यूपी के 6 शहरों में रात को नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। हर हालात पर सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। तो अब से कुछ देर में करीब शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में यही कहा कि नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू कहा जाए, साथ ही वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जाए। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे की जद में मुरादाबाद जिला भी है। जिले में अब तक 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 320 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज जिले के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से शुरू कर दिया है। बीते 1 साल में कोरोना संक्रमण से करीब 181 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। परसों 90 मरीज आए थे, कल 54 आए हैं। आज भी आने की शुरुआत हो चुकी है और जो चारों तरफ अन्य जिलों से सूचनाएं मिल रही हैं वो बड़ी भयावह और डराने वाली हैं। 400 मरीज तक पिछली बार हमने भर्ती किए थे, उनके 150 पेशेंट अभी शुरू कर दिए गए हैं। बाकी भी तैयारी जारी है कि कहीं वो स्थिति में उतने मरीजों के लिए बेड की जरूरत ना पड़ जाए। लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है। मुरादाबाद में भयानक रूप से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कोविड-19 के उन अस्पतालों को दोबारा से चालू कर दिया है जिनको बंद कर दिया गया था। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को वैक्सीनेशन कर रही हैं, वहीं जो संक्रमित मरीज हैं उनका कोविड-19 के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो कोविड-19 के 3 लेवल के अस्पताल तैयार किए गए थे वो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। उधर मथुरा कोर्ट में कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद कोर्ट को बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिसर को सैनिटाइज किया है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई होनी थी। इस दौरान कोर्ट में 2 एडीजे और 3 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद कोर्ट को खाली करा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में मथुरा में 85 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। मथुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 482 पहुंच चुकी है। महामारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में यूपी के 6 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। सबसे पहले वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में कर्फ्यू की घोषणा की गई। अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। दरअसल सीएम योगी ने 13 जिलों के डीएम संग मीटिंग में निर्देश देकर पाबंदियों का अधिकार उन पर छोड़ा था। जिन जिलों में 100 से ज्यादा केस रोजाना या फिर 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन जिलों के डीएम को कई अधिकार दिए हैं। तो आप तो यूपी में नाइट कर्फ्यू किन किन जगहों पर है, किन किन शहरों में है। नोएडा की बात अगर करें, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नोएडा में। गाजियाबाद में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, यहां पर भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ की बात करें, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक यहां पर पाबंदी है। वहीं कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। तो इसके साथ ही वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू। मेरठ में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं बरेली में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। वहीं गाजियाबाद में बेकाबू होती महामारी पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। यहां रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश आज रात से प्रभावी हो जाएंगे। इसका समय
रात्रि 10 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक का रखा गया है। वहीं परिवार से मिलने के लिए तड़प रहा है मुख्तार अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर, मऊ कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने लगाई कोर्ट से गुहार। अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में सीजेएम अदालत में आज पेशी हुई। कोर्ट ने जेल प्रशासन को उसको परिवार से मिलाने के आदेश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की हुई थी पेशी। बैरक नंबर 16 में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। उसने कोर्ट से परिवार से मिलाने के लिए इल्तिजा की गुजारिश की, तो जिसको कोर्ट ने मान भी लिया और जेल प्रशासन को मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलाने के आदेश भी दिए। वहीं मऊ का माफिया मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में कैसे रह रहा है? रोपड़ की जेल में 26 महीने तक ऐशो आराम में रहे इस माफिया का वक्त बांदा जेल में कैसे कट रहा है? ये सवाल लगातार आपके मन में घूम रहा होगा और यही सवाल यूपी पुलिस के आला अफसरों के जहन में भी है। इसीलिए उस पर बांदा जेल में तीसरी आंख से पैनी नजर रखी जा रही है। ये नजर सीसीटीवी कैमरे की है और मुख्तार अंसारी के बांदा जेल में सख्त निगरानी की जा रही है। बांदा जेल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्तार जिस बैरक नंबर 16 में रह रहा है वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसकी लाइव फीड लखनऊ में जेल हेडक्वार्टर में बैठे आला अधिकारियों को मिल रही है। मुख्तार जेल में आम कैदियों की तरह रहे और उसकी सुरक्षा में कोई भी कोताही ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की हर सांस पर पैनी नजर है। मुख्तार अंसारी की बैरक में अब पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो अगर ऐसा होगा तो सरकार को पता लग जाएगा। जेल प्रशासन ने अंसारी पर 24 घंटे निगरानी का पूरा प्लान बनाया है, जिसे पिछले कुछ दिनों में यूपी के सबसे काबिल और वरिष्ठ अफसरों ने बांदा जेल में लागू कर दिया है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को बाकी कैदियों से अलग बैरक नंबर 16 में अकेले रखा गया है। इस बैरक को तन्हाई बैरक के नाम से भी जाना जाता है। बांदा जेल के अंदर की हर हरकत पर लखनऊ तक पैनी नजर है। जेल मुख्यालय का लखनऊ कमांड सेंटर सीधी निगरानी कर रहा है। अपने शातिराना दिमाग और अपराध की दुनिया में सालों से दहशत का दूसरा नाम रहे मुख्तार के लिए कोई भी नया पैंतरा खेलना अब आसान नहीं होगा, ना ही उसके चाहने वाले और गुर्गों के लिए मुख्तार से मुलाकात करना, क्योंकि जेल में मुख्तार से कब कौन मिलने आएगा इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास होगी। वहीं बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में बंद मुख्तार अंसारी की हर हलचल पर जहां नजर रखी जा रही है, वहीं बांदा जेल के चारों ओर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए प्रशासन जेल के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। जेल प्रशासन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लिहाजा समय समय पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मुख्तार की एक और चालबाजी से पर्दा उठ गया है। जो मुख्तार रोपड़ की जेल में मोहाली कोर्ट में पेश होने के लिए जाते वक्त व्हील चेयर का सहारा लेता नजर आया था, जो मुख्तार रोपड़ जेल से यूपी रवाना होते हुए भी व्हील चेयर पर नजर आया था, वही मुख्तार यूपी जाते वक्त कानपुर के पास बिना व्हील चेयर के दिखा। कुछ मिनट के लिए मुख्तार को यूपी ला रही पुलिस टीम ने काफिला रोका था। यह तस्वीर तब की है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार खुद बगैर व्हील चेयर के भी चलता हुआ कैमरे में कैद हुआ। तो साफ साफ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मुख्तार अंसारी को। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब जेल से बाहर निकला और बांदा जेल में ले जाते वक्त दोनों जगह पर व्हील चेयर पर बैठा हुआ नजर आया मुख्तार अंसारी। व्हील चेयर का सहारा लिया, लेकिन बिना व्हील चेयर के भी अब उसकी तस्वीर सामने आ गई। उधर फर्जी एम्बुलेंस मामले में अब माफिया मुख्तार से बाराबंकी पुलिस पूछताछ करेगी। एसपी बाराबंकी के मुताबिक एआरटीओ में रजिस्टर्ड फर्जी एम्बुलेंस मामले में कोतवाली में केस दर्ज है, जिसको लेकर अब बाराबंकी पुलिस मुख्तार से पूछताछ करने के लिए बांदा जेल जाएगी।
तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। अयोध्या से खबर, राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक 10 और 11 अप्रैल को अयोध्या में आयोजित होगी और 2 दिवसीय बैठक होगी। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। 9 अप्रैल को अयोध्या पहुंचेंगे निर्माण समिति के चेयरमैन, लेंगे मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा। तो एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। रामलला के मंदिर परिसर के बाहर के विकास कार्यों पर होगी समीक्षा। तो बैठक में ट्रस्ट के सदस्य भी शामिल होंगे और शुक्रवार शाम अयोध्या पहुंचेंगे निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा। वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने पुरातात्विक सर्वे कराए जाने को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का रिसर्च कराने के लिए फैसला दिया। कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के लोगों में फैसला सुनाया है। पुरातात्विक सर्वेक्षण मामले पर वादी मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वादी काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष की ओर से 1991 से चल रहे इस मामले में दिसंबर 2019 को पुरातात्विक सर्वे की मांग के लिए अनुरोध किया था। पहले प्रकरण में विश्वनाथ जी की दरखास्त सर्वे को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। अब जजमेंट का कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उसकी स्टडी करने के बाद आगे क्या हमें करना है, उसके आगे हमें रिवीजन करना है, रीड करना है, क्या करना है, तब बाद में हम तय करेंगे। पुरातत्व विभाग इसका सर्वे करे, उत्खनन करे और उत्खनन करके उसको यथास्थान प्रकट करे और उसके बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। कई बार क्रिकेट खेलते समय ऐसे हादसे हो जाते हैं जो पहली नजर में दिल दहला देते हैं। ऐसा ही एक लाइव हादसा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से उस समय सामने आया जब एक क्रिकेट मैच चल रहा था। इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बल्लेबाज ने शॉट मारा तो गेंद जाकर सीधे गेंदबाज को लगी। गेंद लगते ही गेंदबाज नीचे गिर गया और सभी खिलाड़ी उसकी तरफ भागे। हालांकि राहत की बात यह है कि गेंदबाज बिल्कुल ठीक है और कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, मगर वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है।